नमस्कार। मैं पूजा अनिल आज हिंदी गुरुकुल स्पेन और किस्सटेल की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के हमारी बातचीत रहेगी श्री किरीत सिंह के साथ। किरीत सिंह जी ध्रुपद गायक हैं और ब्रिटेन में इनका जन्म हुआ है। और आज हम इनसे बातचीत करके इनके बारे में अधिक जानेंगे। और इससे पहले मैं बताना चाहूँगी हिंदी गुरुकुल के बारे में एक पंक्ति में कि हिंदी गुरुकुल स्पेन जो संस्था है, यह स्पेन में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, हिंदी सीखने के लिए और और हिंदी के कार्यक्रमों से जुड़ने के लिए, प्रसारित करने के लिए ये एक संस्था समर्पित है। और इसके साथ ही किस्सटेल एक संस्था है जो कि हिंदी के अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों बनाने के लिए, विशेष तौर पर रेडियो नाटक बनाने के लिए जानी जाती है। तो आइए आज का कार्यक्रम हम शुरू करते हैं श्री किरीट सिंह जी के साथ, जो कि ध्रुपद गायक हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका जन्म हुआ है ब्रिटेन में और इन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम सीख के, काम छोड़ के और अपना पूरा ध्यान लगाया ध्रुपद संगीत की तरफ। तो यह विशेषता इन्हें बहुत अलग करती है कि आप जब बचपन से सीखना शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं, उसकी बजाय इन्होंने अपना रास्ता, अपना मार्ग स्वयं तय किया। तो मैं इनके बारे में छोटा सा परिचय भी देना चाहूंगी। वे एक सक्रिय संगीतकार, शिक्षक हैं और स्वतंत्र विद्वान भी हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पश्चिमी शास्त्रीय संगीत यानी पियानो में इन्होंने प्राप्त की और बचपन से ही इनका भक्तिमय शब्द कीर्तन परंपरा की तरफ बेहद आकर्षण आकर्षण रहा। दक्षिण एशियाई संगीत से वे परिचित हुए और 2013 से विश्व प्रसिद्ध उस्ताद पंडित उदय बवाल भवालकर के मार्गदर्शन में ध्रुपद गायन संगीत के वे छात्र रहे और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रतिष्ठित संगीत समारोहों और कार्यक्रमों में प्रस्तुति दी है। इन्होंने प्रारंभिक रूप से इंपीरियल कॉलेज लंदन में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रूप में अध्ययन किया और वित्त उद्योग में कई वर्षों तक काम करने के बाद उन्होंने संगीत को व्यवहारिक और अकादमिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए वह करियर छोड़ दिया। और बाद में उन्होंने एसओएस यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से संगीत में स्नातकोत्तर और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की, जिसमें उन्होंने औपनिवेशिक पंजाब में शबद कीर्तन और हिंदुस्तानी संगीत के सिख संरक्षण के इतिहास पर शोध किया। अपने शोध के हिस्से के रूप में उन्होंने एक फिल्म का भी निर्माण किया, जिस फिल्म का टाइटल है मर्दाना के बच्चे और द चिल्ड्रन ऑफ मर्दाना। और पाकिस्तान में मुस्लिम संगीतकारों के एक समुदाय रबाबियों की परंपरा का अन्वेषण किया, जो सदियों पुराने शबद कीर्तन गायन की परंपरा के माध्यम से सिखों से जुड़े हुए हैं। तो मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ श्री किरीट सिंह जी का। आपका स्वागत है किरीट सिंह जी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच पूजा जी, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझे इस कार्यक्रम के लिए बुलाया और इस लायक समझा कि इंटरव्यू आपने उसकी फरमाइश की, तो मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद आपको कि आपने अपने व्यस्त समय में से भी हमारे लिए समय निकालकर अपना साक्षात्कार देने के लिए सहमति प्रदान की। और मैं बताना चाहूंगी कि कुछ दिन पहले की ही बात है, जब यहाँ स्पेन में, मैड्रिड में एक संगीत का कार्यक्रम हुआ था और मैंने यहाँ पर किरीट सिंह जी को सुना था ध्रुपद गाते हुए। और तब से मुझे उन्होंने इतना प्रभावित किया कि मैंने इन्हें साक्षात्कार के लिए आमंत्रित कर दिया था। तो मैं आज इनसे बातचीत करूंगी, इनके बारे में और जानेंगे हम। और हम देखेंगे कि कैसे इनकी यात्रा चलती है, कैसे इन्होंने भाषाओं के ऊपर काम किया और किस तरह आज इस सफलता तक पहुंच चुके हैं कि इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगीत समारोह में आयोजित किया जाता है। तो
सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगी किरीट जी, कि आपकी संगीत यात्रा कब और कैसे आरंभ हुई? जी, ये एक लंबी कहानी है। मैंने 9 साल की उम्र में पियानो की तालीम शुरू की, और वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक में तकरीबन 10-11 साल बजाता रहा पियानो। और फिर मुझे याद है कि सबसे सबसे पहली बार जब मैंने हिंदुस्तानी म्यूज़िक का कार्यक्रम अटेंड किया, वो शायद मैं शायद 13 साल का था। जी। और आर्टिस्ट का नाम भी मुझे याद है, पंडित तारुण भट्टाचार्य जी, जो जी। कि बहुत इंडिया के बहुत मशहूर संतूर वादक। और उन्होंने हमारे पेरेंट्स, हमारे माँ बाप के योगा सेंटर में उन्होंने जी। एक संतूर का रिसाइटल पेश किया था, जिससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। हालांकि जी। तब तक मुझे कोई ज़्यादा हिंदुस्तानी म्यूज़िक का ज़्यादा नहीं पता था, और ज़्यादा अनुभव भी नहीं था। जी। लेकिन मैं बहुत उस दिन मुझे याद है कि बहुत प्रभावित हुआ उस कार्यक्रम से। और फिर कुछ 2-3 साल बाद मेरी मम्मी जो हैं, उन्होंने मुझे बताया कि हमारे जो लोकल गुरुद्वारा लंदन, नानक दरबार, जो कि नॉर्थ लंदन में जी। है, वहाँ पे कुछ क्लासेस शुरू होने वाले थे, स्पेशली शबद कीर्तन के क्लासेस। और जी। जो टीचर थे, वो तंती साज के साथ वो सिखाते थे, जो कि पुराना, जो हमारा शबद कीर्तन का जो अ, पुराना परंपरा जो है, जी। उसमें ज़्यादा तंती साज का इस्तेमाल होता था, जैसा कि दिलरुबा, सारंगी, सरंदा, ताउस, अच्छा। ऐसे ऐसे साज इस्तेमाल होता था शबद कीर्तन। जी। जी। ऐतिहासिक समय, अभी तो सबको पता है कि हारमोनियम और तबला का दौर आ गया। लेकिन कुछ 100 साल पहले की बात है ये, कि अलग अलग साजों का इस्तेमाल होता था, जैसा कि दिलरुबा, सारंगी, जी। सरंदा, बिल्कुल। ताउस। तो ये क्लास शुरू हुआ हमारे लोकल गुरुद्वारे में। और एक मम्मी को ये आइडिया आया कि हमको अटेंड करना चाहिए, थोड़ा सीखना चाहिए। तो जी। वहीं से मैंने फिर सारंगी की तालीम थोड़ी सी मिली, शुरू हुई। और साथ साथ शबद कीर्तन सीख रहा था। जी। और उसके साथ मुझे कुछ राग संगीत का उसकी थोड़ी सी जानकारी मिली, उसके बारे में अनुभव मिला। जी। और बेसिकली राग संगीत के अंदर शबद कीर्तन एक एक बहुत एक हिस्सा है, अच्छा। जिससे हमारा पहला सीखने का अनुभव हुआ, जो कि अच्छा। हिंदुस्तानी राग संगीत में। जी, जो वो शास्त्रीय हमारा, संगीत जी की जी तरफ जो कह रहे हैं। जी। जी। तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे शौक हुआ इस संगीत का, राग संगीत का, हिंदुस्तानी संगीत का। बहुत सारे लोगों को सुनने लगा, जी। जो कि मशहूर, जो पंडित शिव कुमार शर्मा जी जैसे, उस्ताद जाकिर हुसैन जैसे, पंडित राम नारायण जैसे लोगों को सुनने लगा। और शौक बढ़ गया। और फिर कुछ ध्रुपद आर्टिस्ट को सुनता था, जैसा कि गुंदेचा ब्रदर्स, जी। और भी लोग हैं। और मेरे मन में हम शुरू से ही ये ऐसा लगा मुझे कि ध्रुपद कुछ ख्याल और जो दूसरे शैलियों से हटके कुछ अलग
प्रभाव रहा मुझ जी पर। जी जी तो वो मेरे मन में रहा कि ये ध्रुपद कुछ विशेष शैली है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर यूनिवर्सिटी अटेंड किया, मेरा जो बैचलर्स था सॉफ्ट कंप्यूटिंग में। जी उसी समय नहीं, उसकी बात था कि जब ग्रेजुएट होकर जब मैंने काम शुरू किया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, तो एक पोस्टर मेरे सामने आया था एक ध्रुपद वर्कशॉप का, जो कि जी लंदन में होने वाला था। और नाम पंडित उदय भवालकर लिखा हुआ था उसके ऊपर, जो जो जिस जिसको मैंने सुना था जी यूट्यूब पे, बिल्कुल। तब तो यूट्यूब चलता था। जी और मैंने सोचा कि उसको अटेंड करना चाहता हूँ। और तो काम से छुट्टी लेके मैंने जी 5 दिनों का वर्कशॉप अटेंड किया। अरे वाह। और वो हमारी पहली मुलाकात हुई अपने गुरुजी से, पंडित उदय भवालकर जी। जी और उन 5 दिनों में मुझे एक ऐसा अनुभव मिला जो कि मेरी पूरी जिंदगी का जो पाथ है वो पूरा बदल गया था जी उसी जी समय। मार्ग बदल गया उस समय आपका। जी, बिल्कुल। जी 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 तो फिर वहीं से ध्रुपद की तरफ मेरा ध्यान हुआ। और उस ये 2012 की बात है। जी और उसके बाद 6 महीने बाद मैंने फिर काम छोड़ दिया और इंडिया गया सीखने के लिए। और तभी से मैं सीख रहा हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ। जी और जी ये मार्ग कभी ख़त्म नहीं होने वाला, लेकिन अभी कुछ 10-12 साल हो गए इस ध्रुपद सीखते हुए। जी। पर ये बहुत बड़ा निर्णय है, बहुत बड़ा डिसीजन आपने उस समय लिया कि कि अपना चलता हुआ काम छोड़कर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम छोड़कर और संगीत का रास्ता बदल लेना। डर नहीं लगा आपको? खुद को डर नहीं लगा उस समय। जी एक्चुअली मुझे लगता कि आजू बाजू के जो लोग हैं उनका बहुत बड़ा भूमिका था उसी समय, क्योंकि कुछ लोग डरा भी सकते थे जी कि ये आप कैसे पैसे कहाँ से आएगा, कैसे कमाएंगे। जी और लेकिन जो मेरे फ्रेंड सर्कल उस समय के, मेरे माँ बाप, मेरे यू नो क्लोज करीब लोग जो थे, सभी ने मुझे हौसला अफजाई दी कि जी आप इसको, अगर आप इसको करना चाहेंगे तो आप करो, इंडिया जाके सीखो, इसको करो, इसका रियाज करो। जी। और जिसकी वजह से मुझे कोई डर नहीं लगा उस टाइम। परिवार का और दोस्तों का बहुत सहयोग रहा, इसका मतलब आपको उन्होंने बहुत हिम्मत दी और आगे बढ़ने में बहुत सहायता की। जी, बेशक। जी। कितनी सुंदर बात है ये। और आपने 9 वर्ष से कहा आपने कि पियानो पर आपने रियाज शुरू कर दिया था, पियानो सीखना शुरू कर दिया था। तो ये आप बताइए कैसे आपको सूझा कि पियानो सीखना है, या आपने ये भी बताया कि आपकी माताजी का योगदान था उसमें। जी, जी। अम, ये मैं उसका बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उसी टाइम मेरी मम्मी ने हमारे सामने ये ऑप्शन रखा जी कि अगर आप कुछ संगीत में, म्यूजिक में अगर आप कुछ करना चाहेंगे तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट पकड़ के आप करना चाहेंगे। जी तो उनको लगा कि बच्चों को ये ऑप्शन, ये क्या कहना चाहिए, ये ऑप्शन। जी ऑप्शन ऑप्शन रहना चाहिए बच्चों को, जी कि ताकि अगर उनके अंदर कुछ म्यूजिकलिटी हो तो वो जी बाहर आ सके। जी। तो ठीक बेसिकली है ना? ये उनका योगदान है, और उन्हीं का मार्गदर्शन रहा कि उन्होंने आपको संगीत के राह पर चलने के लिए एक दिशा जी, दिखाई, एक जी, निर्देश जी, दिया कि बहुत आप बड़ा इस तरफ योगदान है। चलिए। जी क्योंकि उसी समय हम तो बच्चे रहते हैं, कोई आइडिया नहीं है कि क्या जिंदगी में क्या करना चाहिए। जी और बिल्कुल।
हमारे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो उन्होंने ये मुझसे पूछा था कि आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाना चाहेंगे। तो कुछ तीन चार ऑप्शंस दिए और मुझे पता नहीं किस वजह से, लेकिन पियानो ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जी तो मैंने पियानो से ही शुरू किया। और शुरुआत में घर पे पियानो नहीं था, तो जी। क्लास में ही बजाने का मौका मिलता था। अच्छा। और फिर एक साल या 1.5 साल बाद फिर मम्मी ने फैसला किया कि चलो अच्छा चल रहा है, और हमने एक पियानो ले लिया, खरीद लिया घर के लिए, ताकि घर पे रियाज हो सके। जी जी, कितनी बढ़िया बात है ये, बहुत सुंदर। और इस तरह से आपने बहुत छोटी उम्र में ही संगीत से अपना नाता जोड़ लिया था, और आज ऐसा जुड़ गया है कि आज आप और कई वाद्य यंत्र बजा सकते हैं। तो पियानो के अलावा आपने और कौन से वाद्य यंत्र सीखे और बजाए? जी, जैसे मैंने बता चुका कि जब ये शब्द कीर्तन की तालीम जब शुरू हुई, जी तो ये जो टीचर थे वो चाहते थे कि सब लोग तंती साज के साथ शब्द ठीक है। कीर्तन सीखें। जी। तो वो सिखाते थे दिलरुबा या सारंगी। तो उन्होंने अच्छा। ये दो ऑप्शंस हमारे सामने रखे। और लेकिन मुझे देख के पता नहीं उनके अंदर ये आइडिया है कि आप सारंगी सीखो, आपके लिए अच्छा। ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा। हालांकि सारंगी ज़्यादा मुश्किल इंस्ट्रूमेंट है, जी। लेकिन मैंने तब ही सारंगी सीखना शुरू किया। अच्छा। और वो चलता रहा कुछ 8-10 साल। अरे लेकिन वाह। बहुत ज़्यादा, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा मुश्किल इंस्ट्रूमेंट है जी सारंगी जो है। बिल्कुल। और उसके लिए सिर्फ सुर लगाने के लिए, जो हमारे जो राग के अंदर जो जितने भी नोट्स हैं, जी। सुर लगाने के लिए इतना रियाज मांगती है सारंगी। और वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो हमारे नेल्स, क्यूटिकल्स के ऊपर अच्छा। वो बचता है। जी। तो शुरुआत में खून भी निकलता है अच्छा। जब वो क्यूटिकल जी। वो जब तक वो घर्षण सख्त होता हार्ड है ना इससे। रहे, जी या। जी। तो अच्छा। बहुत मुश्किल इंस्ट्रूमेंट है। और हालांकि मज़ा आया, उस समय बहुत मज़ा आया, मुझे अच्छा जी लगता था। लेकिन एक टाइम आया जब ध्रुपद भी शुरू किया था और सारंगी भी चल रही थी काफ़ी टाइम से। तो जी। एक फिर फैसला करना पड़ा कि ध्रुपद गाने के ऊपर मेरा ज़्यादा शौक है, जी और मेरा ध्यान इसी के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि दोनों का रियाज एक साथ नहीं हो सकता है। और एक दिन में सिर्फ 24 घंटे हैं, कुछ बिल्कुल। सोने के लिए, कुछ खाने के लिए, तो कुछ रियाज करने के लिए। तो फिर उसके बाद मैंने सारंगी छोड़ दी, और अभी बस गाने, ध्रुपद गाने का चल रहा है। जी। तो ध्रुपद के साथ किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता नहीं होती है आपको? तो ध्रुपद के अंदर अम, तानपुरा का सिस्टम है, जो अच्छा। कि हर तरह की राग संगीत के अंदर वो तानपुरा ही बजता है अच्छा। शुरू से ही, क्योंकि तानपुरा से वो सुर मिलता है अच्छा। जिसके ऊपर हम गाते हैं या कुछ बजाते हैं। जी जी जी। तो तानपुरा बहुत महत्वपूर्णता रखता है जी राग संगीत में। और वो मेलोडिक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, सिर्फ एक माहौल पैदा करता है अच्छा। सुरों का, राग का। तो उसके उसके ऊपर कुछ फ्रेट्स नजर नहीं आते, जी कुछ अलग अलग सुरों के स्थान नहीं होते, जी जी। थाट नहीं होता है उसके ऊपर। अच्छा। तो तानपुरा बजता है हमेशा, ध्रुपद के साथ, ख्याल के साथ भी, ठुमरी के साथ भी। और उसी से हमारा
हमें इंस्पिरेशन मिलती है, जी और हमारा संगीत जो है वो तानपुरा से ही निकलता है। कुछ लोग उसको मूल्य साज भी मानते हैं, जी। जिससे वो संगीत का दरख्त, संगीत का पेड़ जो है वो उगता है। अच्छा। जी। जी। चलिए, हम इतनी देर से बहुत सारी बातें कह रहे हैं और ध्रुपद के बारे में भी बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले यह जानना जरूरी है, हमारे साथ बहुत सारे और भी दर्शक जुड़ेंगे और जुड़े हुए हैं कुछ इस समय। तो उन सब के लिए भी और हमारे ज्ञान के लिए भी हम जानना चाहेंगे कि ध्रुपद किसे कहते हैं, ध्रुपद क्या होता है। जी, ये अच्छा सवाल है। जी और मुझे मालूम है कि काफ़ी कुछ लोगों को ध्रुपद का कुछ आइडिया रहता है, जी लेकिन कभी कभी वो जो लोगों के मन में जो ध्रुपद का जो आइडिया रहता है वो थोड़ा सा गड़बड़ भी हो सकता है, कुछ गलत भी हो सकता है। और काफ़ी समय से एक प्रचार रहा ध्रुपद के बारे में जी कि एक रिजिड फॉर्म है ये, पुराना फॉर्म है। और एवोल्यूशन में, राग संगीत के एवोल्यूशन में जी ख्याल बाद में आया, क्योंकि उसके अंदर जो ध्रुपद में जो जो लिमिटेशंस थे, जी। ख्याल ने उन लिमिटेशंस को पूरा कर दिया। अच्छा। लेकिन हमारे हिसाब से, जो मेरी तालीम के हिसाब से, मेरे गुरुजी के कहने के हिसाब से, सब ये जी। ऐसा नहीं है। अच्छा। क्योंकि ये भी हो सकता है कि कुछ ध्रुपद आर्टिस्टों ने जी। एक जो लय में जो रिदमिक काम होता है, लयकारी हाँ का जी। काम होता है, एक बंदिश को लेके हम उसकी दुगुन, फिर तिगुन, फिर चौगुन, और फिर उसके बाद तिहाई, कुछ ये अच्छा। कुछ म्यूजिकल टर्म्स हैं जो शायद कुछ सारे लोगों को नहीं जी समझ आएगी, लेकिन उसका ज़्यादा शायद उसका ज़्यादा इस्तेमाल हुआ, कुछ आर्टिस्टों ने ज़्यादा प्रयोग किया उन 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 बातों की। अच्छा। तो उससे फिर ये गलत आइडिया आया कि एक बहुत रिजिड फॉर्म है, बहुत रिदमिक है। और लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे बहुत फ्लेक्सिबल और उसके अंदर बहुत सारे रस हम पैदा कर सकते अगर आर्टिस्ट की इमेजिनेशन अच्छा हो। जी तो वो आर्टिस्ट के ऊपर डिपेंड है। अच्छा। लेकिन एनीवे ये अलग बात थी। मैं जी ध्रुपद का थोड़ा समझा रहा था कि जी। बहुत पुराना फॉर्म है। बिल्कुल। उसका लिखित रूप में शायद 14वीं सदी में उसका पहला जिक्र आता है लिखित रूप अच्छा। में। लेकिन 24। उससे भी पुराना है। अच्छा। सिर्फ लिखित रूप में जी उसका पहला जिक्र आता है। और वो भी ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर जो थे, जी ग्वालियर के राजा, उनके दरबार में पहला जिक्र आता है ध्रुपद का। जी जी। जी। लेकिन ध्रुपद शब्द जो है वो ध्रुव पद से आता है, अच्छा। जो कि ध्रुव का जो मतलब है वो उसका मतलब फिक्स्ड, और पद का मतलब जो टेक्स्ट हम जिस जिस कविता को हम गाते हैं अच्छा। उसको पद बोलते हैं। जी तो ध्रुव पद यानी कि फिक्स्ड, एक फिक्स्ड टेक्स्ट है। ठीक जी है। जी। तो ये सदियों से चलता आ रहा है ध्रुपद। और उसमें तानपुरा बजता है, और साथ में जो पखावज, जिसको मृदंग भी कहते हैं, हाँ जी। एक परकशन, एक बैरल शेप्ड इंस्ट्रूमेंट है। जी। और ये दो साजों का ज़्यादा इस्तेमाल होता था, और एक और जो जिसको हम रुद्र वीणा कहते हैं, जी। उसका इस्तेमाल भी होता था ध्रुपद के अंदर। अच्छा। तो एज अ कविता, आम अच्छा। तौर से ध्रुपद पदों के चार हिस्से होते हैं। अच्छा।
एक अस्थाई जो बार बार गाया जाता है, जी एक अंतरा जो कि अंतर यानी कि इसका थोड़ा सुरों जी जो ऊंचे सुर हैं उस पे जी। गाए जाते हैं, अच्छा अंतरे। जी। तो एक अस्थाई, एक अंतरा, एक अभोग और संचारी, उसके चार हिस्से, पद के चार हिस्से होते हैं। अच्छा। और आमतौर से जो ख्याल के जो बंदिशें में उनमें सिर्फ अस्थाई और अंतरे मिलते हैं। अच्छा। तो ध्रुपद हाँ। में चार हिस्से होते हैं, जी जी। पुराने जो पद जो तो ध्रुपद हमें। गाने में अधिक समय लगता है? अगर आपको एक बंदिश गानी है तो ध्रुपद गाने में अधिक समय लगेगा और ख्याल गाने में कम समय लगेगा, ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक्चुअली प्रयोग में ख्याल गाने वाले एक बंदिश को बहुत विस्तार से जी। गाते हैं। अच्छा। तो उसके उसमें जो शब्द जो होते हैं, बंदिश के शब्द जो हैं, हाँ वो जी। ज्यादा मायना नहीं रखते। वो कभी कभी समझ नहीं आएगी कि बंदिश अच्छा। के शब्द एग्जैक्टली क्या है। जी वो एक एक गायकी होती है ख्याल में, जी। और सुरों का ज्यादा विस्तार होता है। लेकिन जो विस्तार ख्याल में बंदिश में होता है वो हाँ। ध्रुपद में अलाप में होता है। अच्छा। और अलाप का जो पूरा हिस्सा है हाँ जी। वो शब्द के बिना, तो उसके अंदर कुछ अक्षरों का इस्तेमाल होता है, कुछ जी। सिलेबल्स जिसको हम अच्छा। अक्षर भी बोलते हैं। जी। और उन अक्षरों, एक पुराने समय से वो एक मंत्र से आते हैं। जैसे अच्छा। कि ओम हरि नारायण अंतर तरन तारन तुम, अच्छा। ये मंत्र से त तरन तारन तरन तारन, जी। ओम से नूम अक्षर निकलता है, अच्छा। हरि हरि से री अक्षर निकलता है, जी। नारायण से ना र न न, इन अक्षरों, यू नो। अच्छा। जी, तो केवल तो इन अक्षरों को लेकर के आलाप लगाया जाता है, आपका कहने जी का जी, मतलब है? जो जी। जी, तो नूम री ना र न न ते त र न न आ जी। न न, इन अक्षरों से हम अलाप पेश करते हैं। जी। और अलाप के तीन हिस्से हैं। तो पहले विलंबित लय, स्लो जी। टेम्पो, फिर मध्य लय, फिर जी। द्रुत लय। और इन अक्षरों के साथ हम राग को खोलते हैं, राग अच्छा। को बुलाते हैं, जी राग का माहौल पैदा करने की कोशिश, यू नो। जी। जी। ये हमारा जो अलाप का एक एक सिलसिला है, हाँ जी। जिसमें हम राग का माहौल पैदा करने का इसकी कोशिश हम करते हैं। जी जी। तो जी ये आलाप का समय कितना लगता रहेगा, आप बता सकते हैं? मतलब 5 मिनट, 6 मिनट या 2 मिनट, कितना समय लगता है एक आलाप को जी राग राग का जी, अच्छा सुर सवाल है। पकड़ने तक? ख्याल में कभी कभी 2-3 मिनट का या आधा मिनट का हो सकता है, कभी जी कभी 5 मिनट हो सकता है। जी और रेयरली लंबा आलाप मिलता है ख्याल में। लेकिन ध्रुपद में जी। नॉर्मली ज़्यादा टाइम अलाप को दिया जाता है। तो कभी अच्छा। कभी आधा घंटा, कभी 45 मिनट, कभी जी। कभी 1 घंटा से ज़्यादा अलाप में ही हो सकता है। और पुराने ज़माने में और भी टाइम लग सकता था, क्योंकि जी एक लाइफस्टाइल जो शेड्यूल और कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइजर्स जो हैं, जो आज वो कम टाइम देते आर्टिस्ट को। लेकिन पुराने ज़माने में अगर कोई बड़ा आर्टिस्ट आ गया जी। तो उनको 2-3 घंटे दिए जाते थे, अच्छा। जिसमें अलाप 2 घंटे का अलाप हो सकता था, क्यों नहीं। जी अगर आर्टिस्ट जुड़ गए राग से, जी जी अपनी तालीम से, अपने गुरु से, जी। तो एक राग में घुस के लंबा आलाप क्यों नहीं हो सकता। तो एक और बात अगर बताइए। जी जी, आप वो कहिए। ऑडियंस में वो पेशेंस भी रहना चाहिए, जो जी आजकल थोड़ा समय के साथ थोड़ा कम होता जा रहा है।
जी, मैं आपसे यही पूछ रही थी कि हम बचपन में याद करते हैं, कई बार टीवी में कुछ ऐसे बंदिशें चला करती थी, बहुत छोटी थी मैं, तब की बात बता रही हूँ। और उस समय वो राग सुनते हुए या आलाप सुनते हुए हमें नींद आने लगती थी। तो ये नींद आना और आलाप का कुछ तालमेल है आपस में, कि इतना इतना ज्यादा रिलैक्स कर देता है इंसान को कि कि सोने जैसी हालत हो जाए, ऐसा नशा सा तारी हो जाए। क्या जी, ये हो आलाप की सकता है। शक्ति है? हो, हो सकता है। ऐसा कोई फिक्स्ड संबंध नहीं है कि आलाप में नींद आनी चाहिए लेकिन कभी कभी हो सकता है, क्योंकि राग का अपना फीलिंग है, अपना एक रस है, एक 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 अपना सेंटिमेंट है, जी जो कुछ लोगों को बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड कर देगा। कभी कभी हो सकता है, जी। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर हर किसी को ऐसा लगे। और कुछ लोगों को नींद आएगी, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा एनर्जी मिल सकती है। महसूस होगी जी जी संगीत। जी जी, तो बहुत अलग अलग, बहुत रिलेटिव है। और अपने कंडीशनिंग, अपना पहले के अनुभवों के हिसाब से वो महसूस की जाएगी शायद। जी जी जी, बिल्कुल ठीक बात कही आपने। ये एक प्रश्न नहीं था, लेकिन ऐसे ही मुझे बात करते करते ऐसे ही सूझा तो मैंने पूछ लिया। ये जी हमारे जी इंटरव्यू का हिस्सा न माना जाए। जी। और मैं एक निवेदन आप सबसे करूंगी